ओके, सो बेसिकली जी इस लेक्चर के अंदर हम मेजरली जो डिस्कस कर रहे हैं वो अनोवा एंड अनकोवा है। सो अनोवा हमने प्रीवियसली भी देखा था, आज हम उसको क्विकली ओवरव्यू कर रहे होंगे। स्पेशली हम इफेक्ट साइज को आज ज़रा फोकस करने की कोशिश करेंगे और एज वेल एज हम देखेंगे कि अगर हम वेज अप्रॉक्सीमेशन वन वे अनोवा अप्लाई करते हैं वो हम किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है और एज वेल एज उसका पोस्ट हॉक टेस्ट कैसे अप्लाई किया जाता है। सो हम ओवरऑल पिक्चर भी ले रहे होंगे, मीन हम इसको क्विकली रिवाइज भी कर रहे होंगे वन वे अनोवा को, एज वेल एज हम जो है वो अनकोवा को भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि किस सिचुएशन के अंदर हम एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस अप्लाई करेंगे। Okay, so ANOVA stands for analysis of variance, whereas ANCOVA stands for analysis of covariance. और एंड आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे वन वे अनोवा एंड वन वे अनकोवा। वन वे अनोवा वन वे अनकोवा का मतलब ये है कि आपका जो रिस्पॉन्स वेरिएबल है विच मीन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट मस्ट बी हैविंग द क्वांटिटेटिव नेचर, मीन आपका जो रिस्पॉन्स वेरिएबल है वो मेजरेबल फॉर्म में होना चाहिए। वेयर एज योर जो जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका जो है वो क्वालिटेटिव मीन नॉमिनल स्केल का होना चाहिए जब हम वन वे अनोवा अप्लाई कर रहे होते हैं। सो लेट मी गो थ्रू के लाइक जैसे हमने इसको जब वन वे अनोवा को प्रीवियसली डिस्कस भी किया था, तो हम उसको क्विकली ओवरव्यू भी कर लेते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम वन वे नोवा को कब अप्लाई कर रहे थे, जब आपका जो डिपेंडेंट मीन रिस्पांस वेरिएबल जो है वो क्वांटिटेटिव नेचर का मीन इंटरवल या रेशियो स्केल का हो, जबकि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम फैक्टर कहते हैं वो आपके पास एक ही हो बट उसके नंबर ऑफ ग्रुप्स आगे जो है वो तीन या तीन से ज्यादा हो, या जिनको हम लेवल या क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं कि सपोज मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, मेरा फैक्टर है सप्लायर बट मेरे पास जो है वो तीन डिफरेंट सप्लायर्स हैं, तो मुझे कंपेयर करना है विद रिस्पेक्ट टू द लीड टाइम कि क्या ऑन एवरेज तीनों के तीनों सप्लायर्स जो हैं वो ऑन एवरेज इक्वल टाइम के अकॉर्डिंगली मुझे डिलीवर कर पा रहे हैं प्रोडक्ट या नहीं। सिमिलरली मुझे कंपेयर करना है कि मेरे पास तीन टाइप्स ऑफ कस्टमर्स हैं, ठीक है, टाइप ऑफ कस्टमर इज अ वन फैक्टर बट उसके लेवल जो है वो तीन है, ठीक है, या इवन तीन से ज्यादा है। सो टाइप ऑफ कस्टमर को मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू देयर satisfaction level. So we know that कि वन वे अनोवा के अंदर जब हम नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिख रहे होते हैं उसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि ऑल द फैक्टर्स मीन जो आपका फैक्टर के लेवल्स है, each group or each level of that factor on average equal with respect to your response variables average, mean जैसे अभी हम एग्जांपल ले रहे थे कस्टमर सेटिस्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ कस्टमर, क्या हम कहते हैं कि ऑल थ्री टाइप ऑफ कस्टमर्स आर ऑन एवरेज इक्वली सेटिस्फाइड, ठीक है, और ऑल्टरनेटिव हम कह देते हैं कि नॉट ऑल और वी कैन से एटलीस्ट वन ऑफ द customer type of customer satisfaction level is different on average from the others. एंड वी नो दैट के वन वे नोवा एनालिसिस के अंदर मेनली हम दो assumptions को लाजमन टेस्ट करते हैं। वन इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, अनदर इज द होमोजेनिटी ऑफ द वेरियस बिटवीन ग्रुप। एंड वी नो कि अगर आपके पास डेटा नॉर्मल है और आपने जो है वो अगर सिर्फ दो ग्रुप्स हैं तो हम एफ टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, बट वन वे नोवा की सिचुएशन में जैसे भी हम बात कर रहे थे कि जेनेरिकली तीन या तीन से ज्यादा ग्रुप होते हैं उस पर्टिकुलर फैक्टर के जिनको आप लेवल भी कह रहे हो, तो उस सिचुएशन में हम बार्लेट टेस्ट अप्लाई करेंगे, बट अगर डेटा नॉर्मल नहीं है तो हम लेवनीज टेस्ट अप्लाई करेंगे। ओके, और दिस इज हाउ द वन वे नोवाज फ्लो चार्ट इज कि वंस सबसे पहले काम क्या होगा, आपने डाटा की नॉर्मेलिटी चेक करनी है, ठीक है, नॉर्मेलिटी टेस्ट। वंस द डेटा इज नॉर्मल तो हमने कहा कि हम बार्लेट टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, बट मोस्टली रिसर्चर रिकमेंड दैट क्योंकि लेवनीज टेस्ट जो है वो मोर रोबस्ट टेस्ट है, तो आप इवन डेटा अगर नॉर्मल भी हो तो हम लेवनीज टेस्ट को सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो वंस डेटा इज नॉर्मल और नॉट नॉर्मल, इन ऑर्डर टू चेक द होमोजेनिटी हम क्या करेंगे कि क्या वेरिएंसेस इक्वल है या नहीं है, ठीक है, सो थ्रू द लेवनीज टेस्ट। ओके, वंस कि जो डेटा नॉर्मल है मीन अगर पी वैल्यू जो है वो आपकी अल्फा से ग्रेटर है तो वी कैन अप्लाई वन वे नोवा और यू कैन से फिशर्स वन वे नोवा, ठीक है। और अगर आपके पास पी की वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा आ जाती है तो इसका क्या मतलब है कि ऑल ग्रुप्स आर इक्वल,
बट अगर आपके पास p की वैल्यू लेस देन अल्फा है, जो कि प्री डिसाइडेड अल्फा अगर आपने 5% या 1% जो भी लिया है, तो ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ द ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो उस सिचुएशन में फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि ओके कौन सा ग्रुप जो है वो दूसरे से डिफरेंट है। तो देन फिर हम उसके लिए देर आर मल्टीपल टाइप ऑफ पोस्ट हॉक टेस्ट, बट ऐसी सिचुएशन में हमने डिस्कस किया था कि वी शुड ऑलवेज गो फॉर द टकी टेस्ट। बट अगर ये होमोजेनिटी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती, मीन आपके जो वेरिएंसेस है वो इक्वल नहीं है, तो देन फिर हम अप्लाई कर रहे होते हैं वेल्च टेस्ट, और यू कैन से वन वे एनोवा विद वेल्च अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, अगर तो तमाम के तमाम ग्रुप्स इक्वल आ जाते, मीन पी वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा है, तो ऑल द ग्रुप्स आर इक्वल, बट अगर इक्वल नहीं है तो हमें पोस्ट हॉक टेस्ट अप्लाई करना है। और ऐसी सिचुएशन में जो रिकमेंडेड पोस्ट हॉक टेस्ट है दैट इज गेम्स हॉवेल मेथड को जो है वो हम अप्लाई कर रहे होते हैं। सो लेट मी गो टू द आर कोड, ठीक है, और वहां से फिर हम दोबारा से जो है वो इसकी तरफ आ जाएंगे। सो हमारे पास जो मैं डेटा ले रहा हूँ दैट इज द हेड कोड डेटा, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया हुआ है। ठीक है, सो ये बेसिकली इसमें मैं कर क्या रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल जो है, दैट मीन मैं अपने कस्टमर या परचेजर्स के सेटिस्फेक्शन लेवल को मेजर कर रहा हूँ, विच इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल। और मैं कंपेयर कर रहा हूँ टाइप ऑफ द बाइंग सिचुएशन फेस बाय द परचेजर और यू कैन द कस्टमर। और मुझे ये देखना है कि क्या ऑल थ्री टाइप्स ऑफ द बाइंग सिचुएशन जो परचेजर फेस कर रहा है उसके अंदर उसका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है या सेम नहीं है ऑन एवरेज। सो एज वी कैन सी दैट कि मेरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो फैक्टर है उसके 3 लेवल हैं, और वो नॉमिनल स्केल में है, मीन क्वालिटेटिव नेचर के अंदर है। जबकि जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंटरवल या रेशियो स्केल के अगर अंदर हो, जैसे राइट नो जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हमारा क्वांटिटेटिव नेचर का है, सो वी कैन अप्लाई वन वे नोवा। सो x10 जो आपके डेटा सेट में हेड को में है दैट इज सेटिस्फेक्शन लेवल, वेयर एज x14 जो है वो आपके टाइप ऑफ बाइंग सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें 1 का मतलब है न्यू टास्क, 2 का मतलब है मॉडिफाइड रीबाय, और 3 का मतलब है स्ट्रेट रीबाय। ओके, सो अब फर्स्ट ऑफ ऑल आर के अंदर हम कर क्या रहेंगे, हमने इस डेटा सेट को जी रीड करने। सो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर कमांड, एज यू नो दैट कि read.csv फाइल चूज से हमारे पास क्या होगा कि एक पॉपअप मेन्यू आ जाएगा। ओके, और यहाँ से मैं अपनी एक CSV फाइल जो हेड को डाटा की है उसको रीड कर सकता हूँ, और हेडर इज इक्वल टू ट्रू का मतलब है कि एवरी कॉलम्स जो हेड है दैट इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। So with the help of this view command, we can check the data set, the entire data set from x1 to x14. ठीक है, as we know that कि view का v जो है वो कैपिटल होना चाहिए। So with the help of this str which is a structured command, हम ये देख सकते हैं कि जो r है उसने every type को जो है वो कौन सी type of variable जो है वो consider कर रहा है। ठीक है जी, सो आर जो है वो एवरी टाइप ऑफ जो वेरिएबल हमने रीड आउट किया है उसको वो न्यूमेरिक फॉर्म में कंसिडर करें, इंटीजर या न्यूमेरिक। बट हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज बेसिकली द फैक्टर दैट इज द टाइप ऑफ द बाइंग सिचुएशन, ठीक है, जो कि कस्टमर फेस कर रहा है, तो दैट मीन कि मुझे अपने x14 वाले जो वेरिएबल है उसको जो है वो फैक्टर टाइप में कन्वर्ट करना है। सो आर के अंदर हम सबसे पहले इसको फैक्टर टाइप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वी नो दैट 1 का मतलब है न्यू टास्क और 2 का मतलब है मॉडिफाइड रीबाय। ठीक है जी, सो सर आपकी स्क्रीन ही क्लियर हो रही। ओके, लेट मी, और सर लेक्चर भी रिकॉर्ड कर दें, कुछ ना जी 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 आवाज मैं, में इशू आ रहा है। जी मैं शेयर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब नजर आ रही है। यस सर। यस सर। ओके, सो हम बात कर रहे थे कि विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड वी कैन रीड द डेटा फाइल, with the help of view command we can view the data set, with the help of structure तो हमारे पास हम उस डेटा के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, मीन हम एवरी टाइप ऑफ वेरिएबल की उसकी टाइप को देख सकते हैं। अब मुझे करना क्या है, क्योंकि ये तमाम के तमाम इंटीजर या न्यूमेरिक फॉर्म में है, तो मुझे अपने x14 वेरिएबल जो कि बेसिकली टाइप ऑफ बाइंग सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है
मुझे उसको जो है वो फैक्टर टाइप में कन्वर्ट करना है। सो हाउ कैन आई डू दैट? मेरे पास एक फंक्शन है आर के अंदर फैक्टर, एंड देन नेम ऑफ द वेरिएबल जिसके अंदर वो वेरिएबल आपने तमाम का तमाम डाटा स्टोर करवाया हुआ है। सो हेड को $x14, ठीक है। एंड देन मैं बता रहा हूँ कि ये जो वेरिएबल है, क्योंकि मुझे इसको फैक्टर में कन्वर्ट करना है, तो इस वेरिएबल के लेवल कितने हैं? सो इसके 3 लेवल है, 1 2 एंड 3। सो दैट्स व्हाई आई एम इंडिकेटिंग लेवल इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 1 कॉलन साइन 3। दैट मीन वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ले लेगा 1 से 3 तक के मीन इस वेरिएबल के 3 लेवल्स हैं। और अब मैं उन लेवल्स को जो है वो लेबल कर रहा हूँ कि 1 का मतलब है न्यू टास्क, 2 का मतलब है मॉडिफाइड रीबाय, और 3 का मतलब है स्ट्रेट रीबाय। सो वंस वी हैव डन दिस फैक्टर फंक्शन, अब मैं क्या करूँ कि इसकी रिजल्ट को मैं स्टोर करवा रहा हूँ बाइंग सिचुएशन वाले वेरिएबल में। सो अब मैं अगर बाय सिचुएशन वाला वेरिएबल जब रन कर रहा हूँ, सो यू कैन सी दैट कि अब उसने क्या किया है, आर ने 1 की जगह के ऊपर रिप्लेस कर दिया न्यू टास्क, 2 की जगह पे रिप्लेस कर दिया मॉडिफाइड रीबाय, और 3 की जगह पे उसने रिप्लेस कर दिया स्ट्रेट रीबाय। सो बेसिकली हमने जो एक्चुअल में आपका वेरिएबल जो है जो आर ने कंसिडर किया हुआ था इंटीजर टाइप, अब उसने उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू अ फैक्टर टाइप, और यू कैन से स्ट्रिंग, जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, विच इज द टाइप ऑफ बाइंग सिचुएशन। ओके, अब हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल था दैट इज द लेवल ऑफ द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर। ओके, सो अब मैं क्या करूं, हेड को डेटा $x टाइम, विच इज बेसिकली माई डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज अ सेटिस्फेक्शन लेवल। तो मैं इस डाटा को रीड करके एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ सेटिस्फेक्शन लेवल, उसके अंदर मैंने स्टोर करवा दिया। सो बिफोर अप्लाइंग वन वे एनोवा, हम क्या कर रहे हैं, हम उसका डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम उसकी assumptions को भी चेक कर रहे हैं। सो हमने ggplot2 पढ़ा था। सो ggplot2 के जरिए मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ यूजिंग बॉक्स प्लॉट। सो सबसे पहले मैंने लाइब्रेरी को कॉल कर लिया, देन ggplot में हमने क्या किया, सबसे पहले द नेम ऑफ द वेरिएबल इन विच वी हैव द डेटा सेट। सो दिस इज x एक्सिस मीन फैक्टर वाला वेरिएबल। सर सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दें। रिकॉर्डिंग ऑन है जी, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। मैं दूसरे सॉफ्टवेयर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग ऑन है। और जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज अ सेटिस्फेक्शन लेवल, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली आई एम यूजिंग ब्लैक एंड व्हाइट थीम, और मैं ग्राफ कौन सा ड्रॉ कर रहा हूँ, बॉक्स प्लॉट। वाई एक्सिस सेटिस्फेक्शन लेवल है, एक्स एक्सिस जो वो टाइप ऑफ बाइंग सिचुएशन, और मैं टाइटल ग्राफ का दे रहा हूँ। सो इफ वी रन दिस कमांड, ठीक है, so from this box plot we can say that कि it seems that के different buying situation of the purchaser के अंदर satisfaction level भी vary कर रहा है, ठीक है। लग ऐसे ही रहा है कि ये equally satisfied नहीं है, ठीक है। सो दैट मीन के अब ये तो था हमारे पास डिस्क्रिप्टिव। सो इन्फ्रेंशियल के लिए हमने अब अप्लाई करना है, क्योंकि 3 लेवल है टाइप ऑफ बाइंग सिचुएशन के, तो हम क्या करते हैं, वन वे नोवा अप्लाई करेंगे। बट बिफोर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू चेक द नॉर्मेलिटी ऑफ द डेटा। सो नॉर्मेलिटी ऑफ द डेटा मैं कैसे चेक करूं, विद द हेल्प ऑफ सफीरो टेस्ट, ठीक है। बिकॉज मेरी पी वैल्यू जो है वो 5% से ग्रेटर है, सो दैट मीन एक्सेप्ट एच नॉट। और एच नॉट नॉर्मेलिटी टेस्ट में क्या होता है कि डेटा फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो दैट मीन हमारा जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब सेकंड assumption मुझे चेक करनी है, दैट इज होमोजेनिटी ऑफ द वेरिएंस। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर डेटा नॉर्मल है, सो वी कैन अप्लाई द बार्लेट टेस्ट, और आइदर इवन यू कैन इवन डेटा नॉर्मल है तो आप लेवनीज टेस्ट भी अप्लाई कर रहे हो। सो लेट्स अप्लाई बोथ। सबसे पहले मैं बार्लेट टेस्ट अप्लाई कर रहा हूँ, where we have the dependent variable, where we have the independent variable, and we can see the p value। so अगर हमारी बार्लेट टेस्ट की p वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन अल्फा विच इज 5% से ग्रेटर है, so we will say accept h naught। that mean in a type of buying situation which has 3 levels, all 3 levels have the equal variance, so homogeneity condition जो है वो satisfy हो रही है। सेम चीज हम कर सकते हैं लेवनीज टेस्ट के लिए, तो उसके लिए मुझे पैकेज कॉल करना पड़ेगा कार का, एंड लेट्स रन द लेवनीज टेस्ट। ओके, सो जब हम लेवनीज टेस्ट को करें तो ऑल दो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपकी जो पी वैल्यू है वो 0.04 है, सो दैट मीन इट इज लेस देन 5। दैट मीन अकॉर्डिंग टू लेवनीज टेस्ट
वो कह रहे हैं कि वेरिएंस इज इक्वल नहीं है। ओके, सो मैं लेबनीज टेस्ट में इंस्टेड ऑफ यूजिंग मीडियन, लेट्स अप्लाई मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं लेबनीज टेस्ट को अप्लाई करूं, सो स्टिल वो कह रहा है कि आपका जो होमोजेनिटी कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं है। बट एज वी हैव सेड दैट कि अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो वी कैन रिलाई ऑन द रिजल्ट ऑफ द बार्लेट टेस्ट के वेरिएंस इक्वल है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेम डेटा सेट को दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंगली टेस्ट करूंगा। मीन जब वेरिएंस इक्वल है तभी वन वे नोवा अप्लाई करूंगा, विच इज फिशर्स वन वे नोवा। और क्योंकि लेबनीज टेस्ट ने हमें डाउट क्रिएट की है कि जी वेरिएंस इज इक्वल नहीं है, तो हम फिर वेल्च अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करके भी चेक करेंगे कि क्या वाकई हमारा जो ऑल थ्री ग्रुप्स है वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है जी। जी डोंट वरी, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, डिफरेंट सॉफ्टवेयर से कर रहा हूँ बट रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी। ठीक है। सो अब हम क्या करें, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, वन वे नोवा विद इक्वल वेरिएंस जो है वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, सो वन वे नोवा विद इक्वल वेरिएंस इन आर अप्लाई करने के हमारे पास दो मेथड है, आइदर वी कैन अप्लाई मेथड वन और मेथड टू। वो क्या है जी, वी कैन यूज द फंक्शन ऑफ AOV विच इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, या हम अप्लाई कर सकते हैं वन वे डॉट टेस्ट। ठीक है, सो लेट मी अप्लाई विद दिस वन, जिसमें हमारे पास फंक्शन है AOV डिपेंडेंट वेरिएबल tilde sign and then we have the independent variable, and I am storing this result in a variable called by underscore situation model. With the help of summary command we can see the result. So जैसे कि आप अपनी इस p वैल्यू से देख सकते हो कि ये वाली p वैल्यू जो है वो लेस देन 5% और इवन 1% है। सो दैट मीन ऑल थ्री बाइंग सिचुएशन के अंदर ऑन एवरेज कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल इक्वल नहीं है। Okay, so we can also check the assumptions through this command which is plot। हमारे पास डिफरेंट तरह के ग्राफ्स आ रहे होंगे। सो रेजिड्यूल वर्सेस फिटेड के केस हमारे पास हम assumption क्या चेक कर रहे होते हैं कि आपके पास जो एरर है उसके अंदर कोई ट्रेंड नहीं आना चाहिए। सो इट सीम्स दैट इट्स अ कांस्टेंट, सो दैट assumption is satisfied। नॉर्मेलिटी ऑफ द रेजिड्यूल और आल्सो देयर, ठीक है, नॉन नॉर्मल नहीं है रेजिड्यूल। सो इनकी बेसिस के ऊपर सो स्केल लोकेशन भी आपको बेसिकली वही फिटेड वैल्यू और रेजिड्यूल प्लॉट के बारे में ही इंडिकेट कर रहा होता है। सो लेट मी अप्लाई विद अनदर मेथड जो कि वन वे नोवा है। सो अगर मैं इस कमांड को करूं जिसमें अगेन डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट डेटा इज इक्वल टू द नेम ऑफ द वेरिएबल जिसमें वो डेटा है, और वॉर डॉट इक्वल ट्रू, सो दैट मीन वेरिएंस इक्वल ट्रू के जरिए मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। सो इसमें भी ऑब्वियसली वो हमें बता रहा है कि आपकी जो p वैल्यू है वो लेस देन 5% है, विच मीन टाइप ऑफ बाइंग सिचुएशन के जो है वो इक्वल नहीं है। मीन ऑन एवरेज satisfaction level between the purchaser who are having the different buying situation, they have not on average equally satisfied। ओके, सो ये मैं क्विकली इसलिए यहाँ तक आया हूँ बिकॉज हम ये वन वे नोवा पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, सो मेन मेरा मकसद था आपको यहाँ पे जो है वो वेल्च अप्रॉक्सीमेशन को कवर करना और गेम्स हाउ वेल को कवर करना, क्योंकि ये हमने नहीं कवर किया हुआ था। बट बिफोर दैट लेट मी अप्लाई पोस्ट हॉक टेस्ट। सो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास मल्टीपल पोस्ट हॉक टेस्ट हैं बिकॉज वन वे नोवा हमें जस्ट और जस्ट ये चेकआउट करके बता रहा होता है कि क्या इंडिपेंडेंट जो हमारा फैक्टर है वो ऑन एवरेज तमाम के तमाम उसके लेवल्स जो हैं अगेंस्ट योर डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल हैं या इक्वल नहीं है। बट ये नहीं बता रहा होता कि उस इंडिपेंडेंट फैक्टर का जो पर्टिकुलर लेवल है वो किसी दूसरे लेवल से कितना डिफरेंट है। ठीक है, ओके, तो उसके लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ रहा होता है, हमें पोस्ट हॉक टेस्ट अप्लाई करना होता है। सो पोस्ट हॉक टेस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज दिस फंक्शन पेयरवाइज डॉट टी डॉट टेस्ट, और इसमें फिर हमें ये पी एडजस्टेड मेथड के अकॉर्डिंगली बताना पड़ेगा कि मैं पोस्ट हॉक टेस्ट कौन सा अप्लाई कर रहा हूँ। सो मैं बेसिकली यहाँ पे बॉर्न-फ्रोनी एक पोस्ट हॉक टेस्ट होता है वो अप्लाई कर रहा हूँ। बट जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मली रिकमेंडेड ये है कि वन वे नोवा के अगेंस्ट जब भी आप पोस्ट हॉक टेस्ट अप्लाई करें, ट्राई टू अप्लाई टकी टेस्ट। ठीक है, सो लेट मी अप्लाई बोथ। सो द फर्स्ट वन, दिस इज
द बॉर्नफ्रोनी करेक्शन मेथड के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें कि न्यू टास्क जो है वो री बाय के अकॉर्डिंगली इन दोनों ग्रुप्स में सेटिस्फेक्शन लेवल डिफरेंट है। न्यू टास्क और स्ट्रेट बाय में भी सेटिस्फेक्शन लेवल डिफरेंट है। मॉडिफाइड री बाय और स्ट्रेट इसमें भी क्योंकि पी वैल्यू लेस देन 5% है तो इट मीन ये भी डिफरेंट है। सो दैट मीन ऑल थ्री ग्रुप्स ऑन एवरेज कस्टमर्स का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है या जो परचेजर का सेटिस्फेक्शन लेवल है वो डिफरेंट है। सो लेट्स सी व्हाट्स द टकी टेस्ट सेज। सो टकी टेस्ट भी हमें सेम यही चीज बता रहा है क्योंकि इसकी भी पी वैल्यू तमाम के तमाम जो पेयर्स हैं मॉडिफाइड एंड न्यू टास्क, स्ट्रेट बाय न्यू टास्क और स्ट्रेट बाय आपके पास जो द थर्ड वन है विच इज मॉडिफाइड री बाय, क्योंकि इनकी पी वैल्यू लेस देन 5% है। सो विच मीन कि हमारे पास जो है वो तमाम के तमाम ग्रुप्स डिफरेंट है। बट एज वी हैव सीन दैट के हेडको डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा था कि जब मैंने लेबनीज टेस्ट अप्लाई किया था तो वेरिएंस इक्वल नहीं आए थे। तो लेट्स से कि अगर मैं वन वे नोवा विद वेल्च अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करता हूँ, इफ आई एम कंसिडरिंग द रिजल्ट्स ऑफ लेबनीज, क्योंकि लेबनीज टेस्ट कह रहा था कि वेरिएंस इक्वल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू अप्लाई वेल्च अप्रोक्सीमेशन अनोवा टेस्ट। तो वो हम कैसे अप्लाई करेंगे, बाकी कमांड सेम एज इट इज रहेगी, जस्ट वेरिएंस डॉट इक्वल की जगह पे जहाँ पे हमने पहले ट्रू लिखा था वहां पे क्या जगह फॉल्स। सो इफ आई रन दिस कमांड सो वी कैन सी दैट कि स्टिल ये वेल्च अप्रोक्सीमेशन भी कह रहा है कि जो टाइप ऑफ बाइंग सिचुएशन है उसके अंदर ऑन एवरेज जो कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? बिकॉज द पी वैल्यू इज लेस देन योर प्री डिसाइडेड अल्फा which is either you can consider 5% or even 1%. So that mean जैसे कि हमने कहा कि ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप वेल्च अप्रोक्सीमेशन के जरिए कंपेयर कर रहे हो कि all three buying situation on average having the equal satisfaction or not, अगर वो इक्वल नहीं आता जैसे कि इस केस के अंदर एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है, सो दैट मीन एटलीस्ट वन ऑफ द टाइप ऑफ बाइंग सिचुएशन के अंदर कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो डिफरेंट है। सो उसको चेक करने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, हमें पोस्ट हॉक टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। और पोस्ट हॉक जब हम वेल्च अप्रोक्सीमेशन के जरिए क्वालिटी चेक कर रहे होते हैं तो रिकमेंडेड क्या है कि आपने गेम्स हॉवेल टेस्ट अप्लाई करना है। और गेम्स हॉवेल टेस्ट अप्लाई करने के लिए आर के अंदर पैकेज है PMCMR+। सो हम इस पैकेज को पहले इंस्टॉल करेंगे, देन लाइब्रेरी को मैं कॉल कर रहा हूँ, and then there is a function called in this particular package games howell test, then the name of the dependent variable, independent factor and data. So if I run this one, so I can see the games howell test result. So as you can see that कि इसकी जो p value आ रही है new task versus modified rebuy, so इसमें हमारे p value जो है वो less than 5% और even less than 1% है। यहाँ पे भी p वैल्यू जो है वो इवन लेस देन 1% है, ठीक है जी। और यहाँ पे भी जो p वैल्यू है वो लेस देन 5% है। सो अगर आप अल्फा 5% रखते हो, सो बेस्ड ऑन दिस गेम्स हॉवेल टेस्ट वी आल्सो कंक्लूड दैट कि ऑल थ्री ग्रुप्स के अंदर जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो डिफरेंट है, कोई दो ग्रुप्स भी एक दूसरे के अंदर इक्वल नहीं है। सो अंडर एवरी टाइप ऑफ बाइंग सिचुएशन जो परचेजर्स का सेटिस्फेक्शन लेवल है वो ऑन एवरेज डिफरेंट है, ठीक है जी। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं इस पूरे के पूरे फंक्शन को इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ विच इज pw, एंड विद द हेल्प ऑफ समरी कमांड भी मैं ये रिजल्ट हासिल कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये टेबुलर फॉर्म में था, अब यहाँ पे जब मैं समरी कमांड के जरिए इसको यूज कर रहा हूँ तो ये मुझे जरा डिफरेंट वे में दे रहा है। और वो क्या दे रहा है कि एच नॉट आपका मीन मॉडिफाइड एंड न्यू टास्क ऑन एवरेज इक्वल है या नहीं है, ठीक है, स्ट्रेट और न्यू टास्क इक्वल है या नहीं है, और इसी तरीके से थर्ड वन। क्योंकि इनकी जो p वैल्यूज है वो सारी की सारी जैसे ऊपर हमारे पास जो p वैल्यूज आ रही थी एग्जैक्टली वही p वैल्यूज ऑलमोस्ट हमारे पास आ रही हैं। सो वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। ओके, इसके अंदर हमें R एक और ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि इंस्टेड ऑफ मैं p वैल्यूज को R से रिपोर्ट करूं, मैं इसको अल्फाबेट से भी चेकआउट कर सकता हूं, ठीक है। अल्फाबेट से क्या मराद है, लेट मी रन दिस कमांड विच इज समरी ग्रुप एंड दैट वेरिएबल,
तो अगर ये अल्फाबेट इक्वल होते, मसलन ए यहाँ पे भी होता और ए यहाँ पे भी होता, या बी यहाँ पे भी होता और बी यहाँ पे भी होता, तो अगर सेम लेटर्स हैं तो दैट मीन कि वो दो ग्रुप इक्वल है। अगर डिफरेंट लेटर्स हैं सो दैट मीन वो ग्रुप डिफरेंट है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी सेम लेटर रिपीट नहीं हो रहा, एवरी ग्रुप हैज डिफरेंट letters, so that mean all three groups have on average different satisfaction level. Is it clear? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? सो हमने क्विकली रीकैप किया है वन वे नोवा को, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, बट जेम्स हॉवेल टेस्ट को हमने डिस्कस नहीं किया हुआ था, तो वो हमने आज जो है उसको डिस्कस किया है। यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन, इज इट क्लियर जी? ओके ओके। सो अब हम क्या कर रहे हैं, द नेक्स्ट थिंग इज वी सेड दैट के इवन अगर हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कर रहे होते हैं या हम टी टेस्ट अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था विच इज नोन एज द इफेक्ट साइज। ठीक है, लेट मी शेयर दिस स्क्रीन। ओके, सो हमारे पास हमने पढ़ा था जो इफेक्ट साइज होता है। सो वन वे एनोवा के अंदर आइदर वी कैन रिपोर्ट ईटा स्क्वेयर्ड और ओमेगा स्क्वेयर्ड और कोहन्स एफ स्क्वेयर। सो आपके पास जो ईटा स्क्वेयर है उसकी वैल्यूज हमें बताई हुई है, और उसने बताया हुआ है कि आपका जो है वो इफेक्ट साइज जो है वो कब लार्ज होगा। सो अगर आपके पास ईटा स्क्वेयर की वैल्यू जो है वो 0.14 या उससे अबव आ जाती है, सो वी विल से कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो इंडिपेंडेंट फैक्टर है, दैट मीन राइट नोट टाइप ऑफ बाइंग सिचुएशन, वो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है आपके रिस्पांस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, मीन जो आपके सेटिस्फेक्शन लेवल को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रहा है। सिमिलरली जो आपके पास कोहन्स की वैल्यू है वो अगर 0.35 से ग्रेटर है तो हम कहेंगे कि वो सिग्निफिकेंट है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा फैक्ट साइज जो है वो रिपोर्ट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास इंटरप्रिटेशन आ रही होगी। सो मैं यहाँ पे जो है वो फैक्ट साइज कैलकुलेट कर रहा हूँ, ईटा भी, ओमेगा भी, ठीक है, एंड कोहन्स एफ स्क्वायर भी। सो फॉर दैट वी नीड अ लाइब्रेरी कॉल्ड इफेक्ट साइज। सो आई एम कॉलिंग दैट लाइब्रेरी, देन ईटा स्क्वायर मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास ईटा स्क्वायर आ रहा है 0.54, और वो हमें कह रहा था कि ईटा स्क्वायर अगर 0.14 से ग्रेटर है, सो राइट नाउ हमारी ईटा स्क्वायर आ रही है 0.54, so which mean the type of buying situation has a significant effect on the response variable which is the satisfaction level. इसी तरीके से हम ओमेगा और कोहन एफ स्केयर भी कर सकते हैं, और कोहन की हमारे पास जो वैल्यू थी वो क्या थी 0.35। सो राइट नो हमारे पास कितनी आ रही है 1.08 विच इज क्वाइट लार्ज। सो कोहन भी हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो रिस्पांस वेरिएबल है वो सिग्निफिकेंटली आपके सॉरी जो आपका फैक्टर है वो सिग्निफिकेंटली आपके रिस्पांस वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है। इज इट क्लियर जी इफेक्ट साइज? सो आई बिलीव कि आप तमाम को जो है वो क्लियर हो गया है कि वन वे एनोवा क्या है। मैं क्विकली रीकैप कर देता हूँ। सो वन वे एनोवा क्या कर रहा होता है कि आपका अगर रिस्पांस वेरिएबल क्वांटिटेटिव नेचर का, मीन इंटरवल या रेशियो स्केल का है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉमिनल स्केल का है, ठीक है, और उसके 3 से ज्यादा लेवल्स हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम वन वे एनोवा अप्लाई करते हैं। ओके, सो दैट मीन वन वे नोवा हमें कर क्या रहा होता है, हमें चेकआउट कर रहा होता है कि ऑल 3 और मोर देन 3 लेवल्स ऑन एवरेज इक्वल और नॉट। ठीक है, और हम कर क्या रहे होते हैं, उसकी assumptions क्या होती हैं कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल नॉर्मल होना चाहिए और होमोजेनिटी कंडीशन ऑल 3 ग्रुप्स में वेरिएंसेस इक्वल होने चाहिए। अगर आपकी होमोजेनिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं, थ्रू द लेबनीज टेस्ट। ठीक है, अगर आपका लेबनीज टेस्ट आपको कह रहा है कि ओके वेरिएंसेस आर इक्वल, देन वी विल अप्लाई फिशर्स वन वे एनोवा, ठीक है, एंड पोस्ट हॉक के लिए टकी टेस्ट। और अगर आपके पास जो है वो वेरिएंसेस इक्वल नहीं आते, तो देन वी विल अप्लाई वन वे एनोवा विद वेल्च अप्रॉक्सीमेशन, और हम जो पोस्ट हॉक टेस्ट अप्लाई करते हैं वो गेम्स हॉवेल टेस्ट अप्लाई करते हैं। Now, let me discuss the second one, which is analysis of covariance instead of analysis of variance.
सो एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस हम कब अप्लाई करते हैं? रिमेंबर दैट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट वन वे एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस. सो अभी हमने वन वे एनालिसिस ऑफ वेरियंस डिस्कस किया है जिसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट सिंगल फैक्टर था, ठीक है, जो हमारा एज अ फैक्टर हम कंसिडर कर रहे थे. सो राइट नाउ हम जो कोवेरियंस डिस्कस करें, दिस इज आल्सो वन वे एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस डिस्कस करें. सो इसमें भी हमारे पास जो है ये हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इंटरवल या रेशियो स्केल के अंदर ही होता है, ठीक है. और हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो दो होते हैं. वन इज हैविंग द नॉमिनल स्केल लाइक एन अनोवा, एंड अदर जो वेरिएबल होता है वो हमारा क्वांटिटेटिव नेचर का होता है जिसको हम कोवेरिएंट वेरिएबल भी कहते हैं. सो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस की तरफ जाएंगे और हमारा अल्टीमेट टारगेट ये होगा कि एक्चुअली मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं अपने उस फैक्टर्स के अंदर ऑन एवरेज डिफरेंस चेक करना चाह रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू द रिस्पॉन्स वेरिएबल, बट बाय कंट्रोलिंग माय कोवेरिएंट वेरिएबल. मीन जो मेरा अदर क्वांटिटेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके इफेक्ट को कंट्रोल करते हुए मुझे चेक करना है कि मेरा जो फैक्टर्स के लेवल है वो ऑन एवरेज इक्वल है या नहीं है, ठीक है. सो ओनली एडिशन क्या हो रही है कोवेरियंस के अंदर कि आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनहैंस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो कि क्वांटिटेटिव नेचर का है, विच हैज द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द रिस्पॉन्स वेरिएबल. सो दैट मीन कि मैं क्या करूंगा, अपने उस कोवेरिएंट के इफेक्ट को कंट्रोल करते हुए मुझे चेक करना है कि मेरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वालिटेटिव नेचर का है कि क्या ऑन एवरेज में उस इंडिपेंडेंट फैक्टर के ऑल लेवल्स इक्वल है या इक्वल नहीं है. सो इसमें भी एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस में आपका एच नॉट वही होता है जो आपका एनालिसिस ऑफ वेरियंस में होता है और ऑल्टरनेटिव भी वही होता है. बट एडिशन क्या होती है, दैट इज आप एडिशनली एक स्टेटमेंट लिख लेते हो बाय कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ कोवेरियंस. सो लेट मी गिव यू एग्जांपल. लाइक फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि if you want to compare the test score by different level of education by taking the count of number of hours spent by the study. So which mean यहाँ पे test score क्या है, that is the student score, that is our dependent variable. मेरा जो independent factor है that is the level of education के वो आप कह सकते हो कि high school level of education है या college. So that means a nominal scale, qualitative nature के. Number of hours spent to study, that is a quantitative nature. I mean again independent variable है, quantitative nature है, so that mean इसको हम क्या कहेंगे, covariant. अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं करना ये चाह रहा हूँ कि मुझे देखना है कि ऑन एवरेज जो टेस्ट के अंदर स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं इन अ टेस्ट स्कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या वो हाई स्कूल, कॉलेज लेवल और ग्रेजुएट डिग्री वाले वो इक्वली ऑन एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं इस टेस्ट के अंदर, क्या इक्वली परफॉर्म नहीं कर रहे, बाय कंट्रोलिंग द स्टडी आवर्स, ठीक है. मीन के जितनी देर वो स्टडी कर रहे हैं उस वेरिएबल के इफेक्ट को कंट्रोल करते हुए. Let me give you another example. Imagine you would like to analyze the impact of dog breeds on the dog weight by controlling the dog age. So that mean right now मेरा dependent variable क्या है, dog weight, ठीक है, जिसके ऊपर मुझे effect चेक करना है और मुझे देखना है कि क्या on average different dog breeds का weight जो है वो equal है by controlling the variable age, that is would be known as a covariance. So I hope you got the idea कि किस सिचुएशन के अंदर जाके हम एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. इज इट क्लियर जी? इज इट क्लियर सबको? किसी को कोई क्वेश्चन? ओके ओके. सो अब एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस के लिए को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास 5 डिफरेंट अजम्पशंस हैं. सो बेसिकली 2 assumptions तो वही हैं जो हमारी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की हैं, विच इज नॉर्मेलिटी assumption और होमोजेनिटी assumption, ठीक है. सो आपकी मर्जी है कि आप नॉर्मेलिटी और होमोजेनिटी डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर भी चेक कर सकते हो, या मोस्टली हम क्या कर रहे होते हैं, हम रेजिड्यूल वेरिएंसेस के ऊपर या जो हमारे पास रेजिड्यूल मीन एरर्स आए होते हैं उनके ऊपर भी नॉर्मेलिटी और होमोजेनिटी को चेक कर सकते हैं. But the most important thing is हम one by one इन assumptions को चेक करते हैं. The first assumption is कि जो आपका कोवेरिएंट वेरिएबल है,
ठीक है, मीन जो आपका क्वांटिटेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हमें चेक करना है कि जो आउटपुट वेरिएबल के साथ उसका रिलेशनशिप है वो लीनियर है या नहीं है। ठीक है, सो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्कैटर प्लॉट। सो इफ यू ओपन अगेन द आर कोड, ठीक है, सो इसमें मैं कर क्या रहा हूँ, इसमें बेसिकली मैंने जो रिसर्च प्रॉब्लम लिया है या एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, दैट इज बेसिकली दिस वन, जिसमें है वो कह रहे हैं कि रिसर्चर want to investigate the effect of exercise in reducing the level of anxiety. So आपके पास जो anxiety है that is a dependent variable, but हमने अपने इस anxiety को दो पोर्शन में डिवाइड की है। ठीक है, one is post training, another is pre training। ठीक है, सो दैट मीन पोस्ट टेस्ट मेरा एग्जाइटी लेवल और प्री टेस्ट मेरा एग्जाइटी लेवल क्या है। सो पोस्ट टेस्ट मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है और प्री टेस्ट एग्जाइटी लेवल एज अ कोवेरिएंट के तौर पर काम कर रहा होगा। और हमने क्या किया है, उनके पास जो फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, हम विद रिस्पेक्ट टू देयर इंटेंसिटी ऑफ द फिजिकल ट्रेनिंग, उसकी बेसिस के ऊपर हमने 3 डिफरेंट ग्रुप्स में किया है। सो ग्रुप 1 में जो हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम जो रखी है उसकी इंटेंसिटी लो रखी है, 2 में मॉडरेट लेवल ऑफ ट्रेनिंग इंटेंसिटी रखी है और 3 में हाई। सो मुझे चेक करना है कि क्या ऑन एवरेज तीनों के तीनों ग्रुप्स के अंदर जो एंग्जाइटी लेवल है वो सेम रहता है या सेम नहीं रहता। ठीक है, अगर सेम नहीं रहता तो कौन से ग्रुप के अंदर जो है, कौन से 2 ग्रुप्स के अंदर सेम रहता है और कौन से ग्रुप के अंदर सेम नहीं रह रहा। सो इस चीज को हम चेक कर सकते हैं आफ्टर परफॉर्मिंग वन वे एनकोवा, हम पोस्ट ऑफ टेस्ट से कर सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू चेक कि जो हमारे पास पोस्ट ट्रेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें एंग्जाइटी लेवल इन 3 ग्रुप्स के अंदर इक्वल है या नहीं है बाय कंट्रोलिंग द कोवेरिएंट फैक्टर। सो हाउ वी कैन डू दैट? सो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले बेसिकली ये जो इस प्रॉब्लम का डेटा है वो हमारे पास इस पैकेज के अंदर अवेलेबल है, डेटा RIUM। सो हम इस पैकेज को अगर मैं इंस्टॉल कर लूँ, नाउ आई एम कॉलिंग दिस वन, एंड इस पैकेज के अंदर मेरे पास एक डेटा अवेलेबल है इन द नेम ऑफ एंग्जाइटी। सो यूजिंग द फंक्शन डेटा मैं उस डेटा को जो है वो कॉल कर सकता हूँ। Now what I am doing is I am converting this data into data frame. So उसके लिए मेरे पास फंक्शन है as.data.frame और मैं उसको एक वेरिएबल ax में स्टोर करवा रहा हूँ और विद द हेल्प ऑफ हेड फंक्शन मैं उसकी फर्स्ट 6 रोज को देख रहा हूँ। सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। ये 3 ग्रुप्स का डेटा है हमारे पास। सो वी कैन ऑल्सो चेक द बॉटम 6 विद द हेल्प ऑफ टेल फंक्शन। ठीक है जी, सो वी कैन सी दैट कि आपके पास जो है वो 3 ग्रुप्स का डेटा है, जिसमें आपके पास जो T1 है ये बेसिकली इसको मैं कंसिडर करूंगा एज अ प्री टेस्ट मीन बिफोर ट्रेनिंग प्रोग्राम, और जो T3 है दैट इज बेसिकली द पोस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो दैट मीन AX दैट इज द नेम ऑफ द वेरिएबल जिसके अंदर ये सारे का सारा डेटा स्टोर था, $T1। सो विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड हम जो है वो एक्सेस कर सकते हैं अपने इस T1 डेटा को, जिसको मैं कह रहा हूँ कि दिस इज बिफोर ट्रेनिंग फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपके पास जो एंग्जाइटी लेवल था दैट इज प्री टेस्ट वेरिएबल में मैंने स्टोर कर लिया और T3 को मैंने पोस्ट में कर लिया। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, AX डॉलर ग्रुप को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ एज अ फैक्टर, एज डॉट फैक्टर। ऑल्दो दिस इज ऑल्सो इन अ फैक्टर बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि आप इसको दोबारा से एज अ फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, सो बहरहाल मैं उसको कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ ट्रेन ग्रुप। सो अब मेरे पास क्या है कि ये 3 वेरिएबल्स के अंदर मेरा एक्चुअल डाटा है। सो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, पोस्ट टेस्ट। मेरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि क्वालिटेटिव नेचर का है वो है ट्रेन ग्रुप। मेरा कोवेरिएंट वेरिएबल जो है वो है प्री टेस्ट। अब मैं इन तीनों को कंबाइन करके एक डाटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ सेपरेट, और उसको मैं स्टोर करवा रहा हूँ वेरिएबल एंग्जाइटी 1 में, और मेरा अब ये पूरे का पूरा डाटा फ्रेम आ चुका हुआ है। ठीक है जी, डाटा सेट आपके पास आ गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, मैं जस्ट ये डिस्क्रिप्टिवली चेक कर रहा हूँ कि जी ऑन एवरेज जो मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो इक्वल है या नहीं, तीनों के तीनों ग्रुप्स के अंदर
जो पोस्ट एंजाइटी लेवल है वो इक्वल है या नहीं। ठीक है, अभी हमने अपने जो कोवेरिएंट वेरिएबल है उसको कंट्रोल नहीं किया, जेनेरिकली मैं डिस्क्रिप्टिवली चेक कर रहा हूँ। सो इट सीम्स दैट कि ये इक्वल नहीं है। ठीक है, ऑन एवरेज तीनों ग्रुप्स के अंदर जो एंजाइटी लेवल है वो इक्वल नहीं है। बट हम ये जरूर देख सकते हैं कि ग्रुप 3 के अंदर जो ग्रुप 3 है, जब हमने फिजिकल ट्रेनिंग का आप कह लें इंटेंसिटी सबसे हाई रखी है, उनका एंजाइटी लेवल सबसे कम है। ठीक है, बट लेट मी अप्लाई वन वे एनकोवा। बट बिफोर दैट, जैसे कि हमने कहा कि हमने इन assumptions को पहले टेस्ट करना है। सो फर्स्ट assumption हम क्या चेक कर रहे हैं, दैट इज linearity between the covariant and the outcome variable। ठीक है, और वो मैं चेक कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ स्कैटर प्लॉट। ठीक है, और मैं बेसिकली ये जो लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ GGPMIC, दैट इज ड्यू टू कि मैं ये अपने GG प्लॉट के अंदर एक फंक्शन यूज करूंगा स्टैट प्यूएल इक्वेशन, क्योंकि बेसिकली इस कमांड को GG प्लॉट फंक्शन के अंदर मीन स्कैटर प्लॉट के अंदर ऐड करने के लिए मैंने इस लाइब्रेरी को कॉल की है। बिकॉज मैं ये चाह रहा हूँ कि जब वो स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करे तो वो मुझे जो रिग्रेशन इक्वेशंस बना के दे, मुझे वो रिग्रेशन इक्वेशंस लिख कर भी दे। सो आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन एंड देन विद द हेल्प ऑफ दिस ggplot हम क्या कर रहे हैं, नेम ऑफ द वेरिएबल जिसके अंदर वो हमारा एंजाइटी वाला डेटा है, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड कलरिंग हम दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वो जो इंडिपेंडेंट फैक्टर था। ठीक है, सो लेट मी रन दिस इंटायर फंक्शन ऑफ द ggplot। ओके, और हमारे पास क्या आ रहा है जी, अगर मैं इसको बड़ा करके देखें तो हमारे पास आ रहा है दिस इज ग्रुप 3 रिग्रेशन लाइन, दिस ग्रीन कलर इज इंडिकेटिंग ग्रुप 2 रिग्रेशन लाइन, और इसी तरीके से हमारे पास क्या आ रहा है, ये मैरून कलर के अंदर हमें ग्रुप 1 नजर आ रहा है। और एज यू कैन सी दैट कि बेसिकली आपका आर स्क्वेयर सारे के सारे जो है वो 0.85, दैट मीन कि ये जो रिग्रेशन लाइंस हैं वो हाईली इफेक्टिव रिग्रेशन लाइंस है। मीन आप ये कह सकते हो कि ग्रुप 1 के अंदर जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मीन जो कोवेरिएंट वेरिएबल है, वो 90% वेरिएशन एक्सप्लेन कर पा रहा है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर, ये 94, ये 88। सो दैट मीन कि तमाम ग्रुप्स के अंदर जो आपका कोवेरिएंट वेरिएबल है उसका डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है। ओके, दैट मीन ये जो हम चेक कर रहे थे, linearity between the covariant and the outcome variable in each group। सो तीनों के तीनों ग्रुप्स के अंदर हमें linearity assumption जो है वो satisfied नजर आ रही है, as we can see from this R square as well as R अपनी regression line से भी हम देख सकते हैं। ओके, सो वंस के हमने ये linearity चेक कर ली है, द नेक्स्ट थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस में होता है वो हमने चेक करना होता है होमोजेनिटी ऑफ द रिग्रेशन स्लोप, कि आपकी जो रिग्रेशन स्लोप है स्पेशली इंटरसेक्शन के परस्पेक्टिव में, कि वो आपकी जो है उसमें होमोजेनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। सो होमोजेनिटी ऑफ द रिग्रेशन स्लोप हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है पैकेज कॉल कर रहा हूँ आर स्टैट आई एक्स, क्योंकि मुझे फंक्शन यूज करना है अनोवा अंडरस्कोर टेस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी से पैकेज को कॉल कर लिया एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन, बट मेक श्योर क्योंकि हम होमोजेनिटी ऑफ रिग्रेशन स्लोप जब भी अप्लाई कर रहे होंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है जी, डिपेंडेंट वेरिएबल टिल्डा साइन, एंड देन हम लिख रहे हैं जी ट्रेन ग्रुप मल्टीप्लाई बाय प्री टेस्ट। ठीक है, एंड देन द डेटा। सो दैट मीन हम इंटरसेक्शन के परस्पेक्टिव में जो है वो होमोजेनिटी को चेक कर रहे हैं। सो इफ आई रन दिस कमांड, तो आपने यहाँ पे जो p वैल्यू देखनी है दैट इज द लास्ट वन, कि क्या आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, मीन आपका जो फैक्टर है ट्रेन ग्रुप और प्री टेस्ट, उसका जो इंटरसेक्शन की p वैल्यू है वो 5% से ग्रेटर है या लेस है। अगर तो ये लेस है दैट मीन वी विल से रिजेक्ट एच नॉट, दैट मीन कि आपकी जो होमोजेनिटी कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। ठीक है, अगर आपकी ये जो p वैल्यू है वो 5% से ग्रेटर होती तो देन आपकी होमोजेनिटी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होनी। ठीक है,
सो बिकॉज राइट नो इसकी ये जो p वैल्यू है वो आपकी 5% से लेस है, so that means we will say that the homogeneity of the regression slope is satisfied. So that means the second assumption is also satisfied. ओके बाकी ये आप लोगों को पता है कि हमने डाटा की नॉर्मेलिटी कैसे चेक करनी है और होमोजेनिटी कैसे चेक करनी है. सो लेट मी क्विकली रन. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में चेक कर रहा हूँ. मैं इंस्टेड ऑफ ओनली डिपेंडेंट वेरिएबल की नॉर्मेलिटी चेक करूँ, मैं उनके बेसिकली रेजिड्यूल की नॉर्मेलिटी चेक कर रहा हूँ. और हमने रिग्रेशन के अंदर ये LM फंक्शन डिस्कस किया हुआ है. तो इसमें आपने क्या करना है, आपने बेसिकली याद रखिएगा कि आपने जब LM फंक्शन यूज करना है तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और जो आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिखने हैं तो पहले आपने कोवेरिएंट वाले वेरिएबल को लिखना है और फिर आपने फैक्टर वाले वेरिएबल को लिखना है, ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रेजिड्यूल्स. सो मैंने मॉडल के अंदर पुट किया और मॉडल डॉलर साइन डाल के रेजिड्यूल. सो यहाँ से मैं इस मॉडल के एरर्स को या रेजिड्यूल्स को जो है वो पिक कर सकूंगा. So with the help of Zafiro, I can check the normality of the residual, or we can see that if p value is greater than, that means except h naught. Except h naught का क्या मतलब है कि डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सेम तरीके से मैं लेबनीज टेस्ट को अप्लाई करते हुए चेक कर सकता हूँ कि क्या तीनों ग्रुप्स के अंदर वेरिएंस इक्वल है. यस, बिकॉज द p वैल्यू इज ग्रेटर देन 5%. ठीक है, हमारा h नॉट क्या कि तीनों के तीनों ग्रुप्स के वेरिएंसेस इक्वल है. सो दैट मीन homogeneity of the variance in all groups are also equal. ओके, थर्ड वन जो है, क्योंकि हम एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल भी बीच में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो हमें देखना होता है कि क्या मेरे डाटा के अंदर कोई आउटलायर तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा. सो इफ यू रिमेंबर हमने रिग्रेशन एनालिसिस जब पढ़ा था तो उसमें हमने कुक डिस्टेंस पढ़ा था और हमने कहा था कि हम कुक डिस्टेंस के जरिए चेक कर सकते हैं कि मेरे डाटा के अंदर कोई आउटलायर डाटा पॉइंट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा. सो हम क्या करें, यहाँ से मैं कुक डिस्टेंस कैलकुलेट करूँ ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉडल जो मैंने लीनियर रिग्रेशन के जरिए अप्लाई किया था. सो विद द हेल्प ऑफ दिस वन, नाउ राउंड ऑफ कर रहा हूँ अप टू 3 डिजिट तक, तो मेरे पास ये तमाम के कुक डिस्टेंस आ रहे हैं. और इनकी इंटरप्रिटेशन हमने क्या पढ़ी थी कि अगर आपके के तमाम कुक डिस्टेंस की वैल्यू लेस देन 1 है, दैट मीन देयर इज नो आउटलायर इन योर डाटा. So as we can see that कि आपके किसी भी डेटा पॉइंट का कुक डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 नहीं है. सो दैट मीन आउटलायर भी एग्जिस्ट नहीं करता. सो हमने ये पांचों की पांचों जो है वो assumptions को टेस्ट कर लिया एंड ऑल 5 assumptions आर सेटिस्फाइड. सो दैट मीन नाउ वी कैन अप्लाई वन वे एनकोवा. ठीक है जी. सो मैं अब वन वे एनकोवा जब अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं कैसे करूंगा. सबसे पहले मेरे पास जो फंक्शन है दैट इज ANOVA अंडरस्कोर टेस्ट, देन डिपेंडेंट वेरिएबल, टिल्डा साइन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो अगेन मेक श्योर जब आप वन वे एनकोवा अप्लाई कर रहे हो यूजिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन तो आपने अपना जो कोवेरिएंट है उसको पहले लिख लेना है प्लस ट्रेन ग्रुप एंड द डेटा जिस वो वेरिएबल जिसके अंदर हमारा डेटा था. सो इफ आई रन दिस कमांड एंड देन r.iov के जरिए मैं चेक कर सकता हूँ अपनी p वैल्यूज. सो एज यू कैन सी दैट कि मेरे पास ये जो p वैल्यूज आ रही हैं वो दोनों की दोनों जो हैं वो लेस देन 5% है. बिकॉज हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या था कि हमने इस प्री टेस्ट को जो है वो कंट्रोल करना है और एक्चुअली हमारा टारगेट ये है कि मुझे चेक करना है कि क्या तीनों के तीनों ग्रुप्स मीन जो फिजिकल ट्रेनिंग्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें जो हम इंटेंसिटी लेवल रख रहे हैं उनको परफॉर्म करने के बाद जो एंग्जाइटी लेवल है वो ऑन एवरेज इक्वली रिड्यूस हुई है या इक्वली रिड्यूस नहीं हुई. ठीक है. सो एज वी कैन सी दैट क्योंकि p वैल्यू जो है वो लेस देन 5% और इवन लेस देन 1% है. सो दैट मीन ऑल 3 ग्रुप्स के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका एंग्जाइटी लेवल इक्वली रिड्यूस नहीं हुआ. ठीक है. सो दे आर डिफरेंट. सो इन ऑर्डर टू चेक कि कौन सा ग्रुप डिफरेंट है, ठीक है, मीन किसमें सबसे कम है और किसमें सबसे ज्यादा है, सो वी नीड टू अप्लाई पोस्ट हॉक टेस्ट. ठीक है. सो एनकोवा के लिए पोस्ट हॉक टेस्ट अप्लाई करने के लिए मुझे पैकेज की जरूरत है, एस्टिमेटेड मार्जिनल मीन्स पैकेज, मीन EM मीन्स. सो मैंने उस पैकेज को ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है. विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी आई एम कॉलिंग इट
देन इसके अंदर फंक्शन है e मीन्स अंडरस्कोर टेस्ट डिपेंडेंट वेरिएबल एंड देन अंडरस्कोर ट्रेन ग्रुप एंड देन कोवेरिएंट कौन सा है दैट इज प्री टेस्ट वेरिएबल। और मैं जो पोस्ट ऑफ टेस्ट अप्लाई कर रहा हूँ वो बॉर्नफ्रोनी अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप इस फंक्शन को जरा गूगल में जाके लिख के चेक कर सकते हो कि पी एडजस्टेड मेथड कौन कौन से अवेलेबल है। सो राइट नो मैं बॉर्नफ्रोनी अप्लाई कर रहा हूँ। ओके सो लेट मी रन दिस वन। सो एज यू कैन सी दैट कि हमारी जो पी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, वो सारी की सारी जो है वो लेस देन 5% है, ठीक है, और इवन लेस देन 1% है, ऑल आर। सो दैट मीन कि तीनों के तीनों ग्रुप्स के अंदर मीन जब हम इंटेंसिटी लेवल ऑफ द ट्रेनिंग जो है वो डिफरेंट रख रहे हैं तो आपका एंग्जाइटी लेवल डिफरेंट जो है वो हमारे पास आ रहा है। और हमने इनिशियली जब बॉक्स प्लॉट बनाया था तो हमने देखा था कि आपके पास जो बॉक्स प्लॉट है वो हमें ये इंडिकेट कर रहा था कि जो ग्रुप 3 है जिसमें हमने फिजिकल ट्रेनिंग में इंटेंसिटी सबसे हाई रखी थी तो उसमें हमारा एंग्जाइटी लेवल सबसे लो आ रहा है। इज इट क्लियर जी?